हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। आई एम बीके राय। और आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th मैथ का है। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1 से है। ये जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो स्थिति बनता है क्वेश्चन में, उस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में ही लाके छोड़ देना है। अब हम इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं कि कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यही चीज निकालना है। और इसके लिए हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको लंबाई और चौड़ाई को द्विघात समीकरण के रूप में ले आना है। यहाँ का रहा है एक आयताकार भूखंड, तो भूखंड माना होता है भूमि का टुकड़ा। तो इसलिए हम लोग एक आयत बना लेते हैं। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। और आयत में क्या होता है आपको मालूम है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, दो चीज होता है। अब इस लंबाई और चौड़ाई जो निकालना है, इसमें क्या रिलेशन है वो देखना है हमको। तो कहता है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ हम किसको मानेंगे, इसमें मानना पड़ता है, एक्चुअल चीज तो पता होता नहीं है, तो किसको मानेंगे। तो यहाँ जो कंडीशन दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम किसको मानेंगे, यहाँ लंबाई को मानेंगे या चौड़ाई को मानेंगे, सवाल ये होता है। तो सवाल यहाँ पे क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई से अधिक है तो इसको चौड़ाई को हम लोग मानेंगे। तो मान लीजिए यदि हम चौड़ाई को x मीटर मानते हैं, तो लंबाई के बारे में क्या कहता है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसका x का दुगुना 2x और एक अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करते हैं, प्लस देते हैं। +1, ये हो गया 2x + 1 मीटर। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सबसे पहले किसको मानेंगे हम लोग, चौड़ाई को। चौड़ाई = x मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया, 2x + 1 मीटर आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ हमें दिया क्या हुआ है, तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत के क्षेत्रफल के बारे में तो आपको पता है। तो आयताकार यानी ये प्रश्न से हो गया, प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, L × B। L × B = 528। तो L के जगह पे क्या है, यहाँ पे जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, B से लिखते हैं। और लंबाई है तो लंबाई को क्या चीज से लिखते हैं, L से लिखते हैं। तो L कितना है यहाँ पे, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है यहाँ पे, x = 528। तो अब यहाँ 2x + 1 और मल्टीप्लाई x, यानी x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x से एक बार 2x मल्टीप्लाई होगा और फिर x से एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो x, और इधर आपका 528। अभी 528 को इधर ले आना है। तो 2x² + x
और 528 जब इधर आएगा तो -528, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो आप देख रहे हो कि यही आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। सो यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी हमें किसको ज्ञात करना है? पूर्णांकों को। तो पूर्णांक कितना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो पूर्णांक, यानी दो क्रमागत और धनात्मक में है, प्लस में है, क्योंकि आप जानते हो कि पूर्णांक जो है माइनस और प्लस की संख्या से मिलके बनी होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों धनात्मक है। तो जब हम इसका जो हल करेंगे तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x मानेंगे। और क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे यदि हमारे पास 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये दोनों क्रमागत है, 3 और 4 क्रमागत है, 4 और 5 क्रमागत है, 5 और 6 क्रमागत है, 9 और 10 क्रमागत है। यानी एक के बाद दूसरा नंबर। तो एक के बाद दूसरा नंबर कैसे आता है? जैसे 3 है तो 3 के बाद 4 क्या आया? कैसे आया? जब हमने 3 में 1 ऐड कर दिए तो 4 आया। तो इस तरह से जब पहला आपका x है तो दूसरी क्रमागत क्या होगा? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू, यानी x है तो एक ज्यादा क्या होगा? x + 1, या इससे हम एक कम भी ले सकते हैं, x - 1 भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 से कम 2 आएगा तो 2 और 3 भी क्रमागत हो जाएगा, तो माइनस का भी हम लोग ले सकते हैं। अब आइए प्रश्न से। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अब तो ये करना था। अब यहाँ प्रश्न का क्या कंडीशन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि गुणा जो है 306 आता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पहली पूर्णांक और गुणनफल माने गुणा दूसरी पूर्णांक इक्वल टू 306, 306 आ रहा है दोनों का गुणा। तो पहली पूर्णांक को क्या माने हुए हम? x, और गुणे, और ये x + 1 बराबर 306। अब क्या करो? x से इसको गुना करो, तो x एक बार इस x को गुना होगा और x से 1 का होगा। तो x से x को गुना करोगे तो x², और x से 1 को गुना करोगे सो +x इक्वल टू, इधर आ गया 306। इस 306 को आप इधर ले आओ, x² + x - 306 बराबर 0। तो आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस यहीं तक इसको छोड़ देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही कहा हुआ है कि द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना है, इसका सोल्यूशन अभी नहीं करना है हम लोग को। सो द्विघात समीकरण आते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल जो है 3 वर्ष के पश्चात का जो आयु होगा, 3 वर्ष के पश्चात जो रोहन का आयु होगा और रोहन की माँ की आयु होगा, तो उस दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो है ये रोहन है, और ये जो है रोहन की माँ है। ये रोहन की माँ जो है
ये रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। सो जब इसको x मानेंगे तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष बाद रोहन मान लो कि अभी जो है, अभी इसका आयु x है, तो 3 वर्ष के बाद इसका आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। यदि हम अभी मान लीजिए कि 20 साल के हैं, तो 3 वर्ष के बाद हमारी आयु क्या हो जाएगी, 20 और प्लस 3 23 साल के हम हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो है ये वर्तमान आयु है, तो वर्तमान में ये x है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3। वर्तमान में रोहन की माँ जो है x प्लस 26 है, सो इसका जो है 3 वर्ष के बाद x प्लस 26 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा ना। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, यानी आयु वर्ष में होता है, सो x वर्ष। और रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर क्या है, वर्तमान आयु यानी 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ा के लिए प्लस 26, x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया बाद, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या होगा, x प्लस 26 में 3 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 29 वर्ष। ओके, अब प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष के बाद का जो आयु होगा उसका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष का आयु क्या है, x प्लस 3 गुने x प्लस 29, इस दोनों को गुना करने पर 360 आ जाएगा। तो आप गुना करो, x से x को गुना, x से एक बार गुना होगा x प्लस 29 का, और फिर प्लस 3 से x प्लस 29 का इक्वल टू 360। सो अभी x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, यहाँ इस x से इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इससे इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्लस x से 29 को 29x, प्लस अब 3 से x का मल्टीप्लाई होगा 3x, प्लस 3 से 29 का होगा, तो 3 9 जा 3 नंबर 27, 27 का 7, 3 दूना 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब आपका जो है ये x स्क्वायर प्लस 29 और 3 ऐड हो जाएगा तो 32x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा। अब प्लस 87 और 360 को इधर ले आओ इक्वल टू 0। अब आप लोग x स्क्वायर प्लस 32x, अब माइनस बड़ा संख्या है सो माइनस, और 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो 0 से 7 गया तो 3, अब ये हो गया 5, 5 में से 8 गया तो 7 और ये बच गया 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस यहीं तक इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब मान लीजिए कि
ये जो है 480 किलोमीटर की दूरी है। अब इस दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता, यानी चाल कम रहेगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये आपका रेलगाड़ी है, जिसकी चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसकी चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है। तो जब चाल x किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर चाल कितना हो गया, चाल बराबर हो गया x किलोमीटर पर आवर, दूरी कितना हो गया, दूरी आपको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, सो समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बाई चाल। तो इसको कैसे हम लोग समय में लिखेंगे, 480, दूरी 480 है और चाल x है, सो x। अब सेकेंड कंडीशन में कहता है कि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो 8 किलोमीटर कम नहीं, अभी x है और कम होगा तो यानी माइनस x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, दूरी तो उतना ही तय करेगा। तो समय जो है कहता है कि 3 घंटे कम लगती, तो यहाँ जो समय हो जाएगा, तो ये समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी तो 480 का तो है ही, और इसका जो है x माइनस 8 हो जाता। अब इस दोनों में कह रहा है, यानी कि इस दोनों में कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेती, यानी कि 3 घंटा का अंतर हो जाता है ना। तो जब तो समय बड़ा कौन होता है, जब यहाँ पे चाल कम है तो कम से डिवाइड करेंगे उसको तो ज़्यादा नंबर आएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा कौन आएगा, जो कम दूरी तय, कम दूरी से हम लोग मान लीजिए कि हम 480 को, सपोर्ट है 480 को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 40 आएगा, और इसी 480 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो कम से डिवाइड होगा तो ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा समय हुआ। तो सो कम वाले में से हम लोग मतलब ज़्यादा आया, ये जहाँ कम इसका समय, ये जो है चाल है, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय में से कम वाले समय को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ जो हम लोग माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर हो गया। तो दूरी जो है 480 किलोमीटर का है, तो समय जो हो जाएगा, समय के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपका हो गया 480, चाल हो गया x। पुनः दूरी उतना ही रहेगा, पुनः जो चाल है, चाल 8 किलोमीटर कम हो रहा है तो चाल आपको x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दूरी तो आपको उतना ही तय करेगा, सो दूरी 480 का ही रहेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी हो गया 480 और बट्टे x माइनस 8, ये हमने लिख लिया। अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि यदि 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो आपको अभी बताए थे, तो यहाँ क्या हुआ, जो इसकी दूरी है, ये इसका जो समय है यहाँ पे ये ज़्यादा होगा, तो हम लोग 480 बट्टा x माइनस 8 में से माइनस करेंगे तो 480 बट्टा
एक्स, और बराबर दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का, सो इक्वल में 3 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 8 और x एलसीएम ले लिए, x माइनस 8 से उसको डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 8 रिमूव हो जाएगा, x बचेगा, और इस x से हम लोग यहाँ हम एक काम करते हैं कि यहाँ देख रहे हो कि 480 और 480, सो 480 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 1/x माइनस 8 और माइनस यहाँ 1/x इक्वल टू 3, तो 480। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। अब x माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे x। अब यहाँ x से x को डिवाइड करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब यहाँ 480, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस है, तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, और यहाँ x से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या है, प्लस x और माइनस x, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है ये 3 1 जा 3 और 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 0, तो आपका बचा क्या, 160 इंटू 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 1 जा 3 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 8 से 160 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 160 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 8 128, यानी ये हो जाएगा 1280। अब बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसका क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x से 1 का होगा और इससे इसका होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। अब ये 1280 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, तो यही आ गया ना द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं।